12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम सिनेमा घर के सभी श्रोताओं को काजल का सप्रेम नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में जो फिल्म मैं लेकर आई हूँ वो फिल्म है हावड़ा ब्रिज। जी हाँ, आज मैं इस फिल्म की कहानी आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। इस फिल्म में सस्पेंस है तो रोमांस भी है। ये फिल्म 1958 की सुपर डुपर हिट फिल्म थी जिसमें थ्रिल और सस्पेंस खूब सारा है। इसके एक एक दृश्य शानदार हैं। वैसे तो यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। इस फिल्म के दृश्यों के साथ ही एक से एक बढ़कर गाने भी हैं। इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया है। संगीत ओपी नैयर का है। शक्ति फिल्म्स के बैनर तले 15 जून 1958 को रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इसकी पटकथा रंजन बोस ने लिखी थी। इस फिल्म ने उस वक्त में 1 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। 153 मिनट की अवधि में बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की थी। इस फिल्म को वस्तुतः इसके बेहतरीन साउंड ट्रैक के लिए जाना जाता है। इसके गाने इतने फेमस हुए जिसमें मेरा नाम चिंचिंचू और आइए मेहरबान तो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म के गीत लिखे थे कमर जलालाबादी और हसरत जयपुरी ने। तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई अशोक कुमार, मधुबाला, चमनपुरी, ओम प्रकाश, मदनपुरी, धूमल, KN सिंह ने। फिल्म के किरदारों से आपका परिचय करा दूं। इस फिल्म में अशोक कुमार, प्रेम कुमार, राकेश, विक्रम के रूप में हैं। एडना के रूप में मधुबाला हैं। प्यारेलाल की भूमिका निभाई है KN सिंह ने। जॉन चंग के रूप में मदनपुरी हैं। तो श्यामू तांगेवाला के रूप में ओम प्रकाश ने अपनी भूमिका निभाई है। धूमल जो इस फिल्म में अंकल जो की भूमिका में हैं, तो भिखारी लाल भीकू के रूप में सुंदर हैं। छमिया का किरदार निभाया है कम्मो ने। प्रेम और मदन के पिता के रूप में ब्रह्म भारद्वाज ने अपनी भूमिका निभाई है। मदन के रूप में चमनपुरी हैं। तो महमूद का भी एक छोटा सा रोल है जिसमें वो वेडिंग डांसर के रूप में नजर आते हैं। तो इस फिल्म के गाने, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का छायांकन और इस फिल्म का साउंड ट्रैक जबरदस्त है।
प्रेम कुमार और उनके बड़े भाई मदन रंगून में अपने पिता के सफल व्यवसाय को देखते हैं, लेकिन मदन अचानक परिवार की विरासत कीमती पत्थरों से जरा एक ड्रैगन लेकर गायब हो जाता है और उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए वह कलकत्ता पहुंच जाता है। वह कुछ तस्करों की साजिश का शिकार हो जाता है और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने पड़ती है। प्रेम के पिता प्रेम से बताते हैं कि मदन अपने पुरखों की निशानी लेकर गायब है, उसकी हत्या कर दी गई है और यह खबर हर अखबार में छप चुकी है। प्रेम के पिता जो रंगून के मशहूर व्यवसायी हैं, यह बात अपने बेटे प्रेम को बताते हैं। प्रेम कहता है कि इसकी जानकारी तो पुलिस में देनी चाहिए, तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, पुलिस में यह बात बताने से खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा। प्रेम अपने पिता को कहता है कि वह अपने भाई मदन के हत्यारों का जरूर पता लगाएगा। प्रेम कहता है कि वह रंगून से कोलकाता जाएगा, जहां उसके भाई की हत्या कर दी गई है। प्रेम जहाज में सवार होकर कलकत्ते के लिए रवाना हो जाता है। जहाज में उसकी मुलाकात अंकल जो से होती है। अंकल जो को वह अपना नाम प्रेम बताता है। अंकल जो की एक भांजी है एडना, जो काफी खूबसूरत है और अपने अंकल के होटल में डांसर है। जहाज पर अंकल जो प्रेम यानी विक्रम यानी राकेश, प्रेम ने अपना नाम छुपाकर अपना नाम राकेश बताया है। अंकल जो प्रेम को कहते हैं कि वह जहाज पर पार्टी में आए और डांस देखे, लेकिन राकेश को डांस में या पार्टी में कोई रुचि नहीं है। वह मना कर देता है, लेकिन अंकल जो उससे बार बार कहते हैं कि वह एक बार जरूर आए। राकेश डांस देखने पहुंचता है, जहां एडना डांस कर रही होती है। शिकार हो गए।
आज देखी बरखा में धूप है, मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप है। हमने तो आज देखी बरखा में धूप है, देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए। हाय हाय ए जी हुजूर ठहरी, हम शिकार हो गए। धोखे शराब से एक सवाल डियर, पूछो जनाब से, लाए हो आंखें कहीं धोखे शराब से। आंखें तेरी मस्तानी, हम तो रे दिल पर जानी डूब के पार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए। ए जी हुजूर ठहरी, राकेश पार्टी से वापस आता है। उसे अपने भाई के हत्यारों के बारे में पता लगाना है। वह अपनी पहचान छुपा कर रखता है। एडिना राकेश को पहली नजर में ही पसंद करने लगती है, लेकिन राकेश को एडिना या उसके अंकल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राकेश कोलकाता पहुंच जाता है, जहां श्यामू तांगे वाले से उसकी मुलाकात होती है। वो उसके पिता को जानते हैं और कोलकाता आने वाले लोगों को अपनी तांगे पर बैठाकर ले जाते हैं और उनकी पसंद के होटल में पहुंचाते हैं। इसके एवज में वे होटल वाले से कमीशन लेते हैं। श्यामू राकेश को लेकर एक चाइनीज होटल में पहुंचते हैं। राकेश श्यामू को अपनी पूरी बात बताता है कि वह यहाँ किस लिए आया है। श्यामू कहते हैं कि वह जरूर मदन के हत्यारों के बारे में पता लगा लेंगे। श्यामू राकेश को कहते हैं कि वह यह दिखाए कि वह मुझसे अनजान है, मुझे जानता नहीं। राकेश ऐसा ही करता है। श्यामू राकेश को होटल में लेकर आते हैं और उसके एवज में होटल वाले से अपना कमीशन भी ले लेते हैं। राकेश को होटल के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। वह होटल हावड़ा ब्रिज के पास ही है। होटल में पार्टी हो रही होती है।
चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू राकेश अपने भाई मदन के हत्यारों का पता लगाने में जुट जाता है। उसे पता चलता है कि लाखों रुपए के बेशकीमती पत्थरों से जड़े ड्रैगन को हड़पने के लिए जोंगचान और उसके पार्टनर प्यारेलाल ने मिलकर मदन की हत्या करवा दी और उसकी लाश को हावड़ा ब्रिज पर फेंक दिया था। ये पूरी घटना भीखू ने देख ली थी। भीखू जो छमिया से प्यार करता है, उसने ये बात छमिया को बताई थी, लेकिन छमिया उसे कहती है कि वह यह हत्या की बात और लाश की बात किसी को ना बताए। भीखू छमिया की बात मान लेता है, लेकिन श्यामू को बता देता है। अब श्यामू के साथ मिलकर राकेश मदन के हत्यारों के बारे में खोजबीन शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि प्यारेलाल और जॉन चांग जो अवैध कारोबार चलाते हैं और बड़ी चालाकी से अपना काला व्यवसाय चला रहे होते हैं। अंकल जो प्यारेलाल जॉन चांग के भी दोस्त हैं, लेकिन उन्हें उनसे ज्यादा मतलब नहीं। वो अपने होटल का व्यवसाय चलाते हैं। एडना जो उनकी भांजी है को वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यारेलाल जो एडना पर बुरी नजर रखता है, वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एडना प्यारेलाल को पसंद नहीं करती। राकेश की मुलाकात फिर से अंकल जो से हो जाती है। अंकल जो राकेश को लेकर अपने होटल में आते हैं और कहते हैं कि वह उनके इसी होटल में रहेगा। राकेश को वो अपना पर्सनल होटल का रूम रहने को देते हैं। एडिना राकेश को वापस देखकर खुश हो जाती है।
एडना राकेश के लिए कमरे में चाय खुद लेकर जाती है और सर्व करती है। राकेश उससे पूछता है कि क्या उसे हिंदी अच्छी तरह बोलने नहीं आती, तो वह कहती है कि नहीं, वह अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल सकती। राकेश कहता है कि वह उसे हिंदी बोलना सिखाएगा। राकेश को लगता है कि वह एडना और अंकल जो के जरिए प्यारेलाल और जॉन चांग के पास पहुंच सकता है। वह एडना को कहता है कि वह प्यारेलाल, तब तक वहां प्यारेलाल आ जाता है और एडना की सर्व की हुई चाय पी जाता है, जो एडना राकेश के लिए तैयार करती है। एडना प्यारेलाल को देखकर गुस्से में है, लेकिन प्यारेलाल उसे लेकर वहां से चला जाता है। एडना जो मन ही मन राकेश को चाहने लगती है, राकेश उसे चाहता नहीं लेकिन पसंद करता है। एक दिन एडना राकेश को बोटिंग के लिए जाती है। वह कहती है कि उसके अंकल और प्यारेलाल के पास ढेर सारे बोट हैं और वह राकेश के साथ घूमना उसका साथ पसंद करने लगती है। बाबू सुभान अल्लाह, सितारे जमीन पर उतर आए बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। आशिक के दिल पर हसीनों का हल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। हुआ हुस्न तेरा गुलाम आज बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। एडना और राकेश एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों प्रेम की भाषा समझने लगते हैं। प्यारेलाल और जॉन चांग के पास पहुंचने के लिए राकेश और श्यामू एक प्लान बनाते हैं। वे बेशकीमती दिखने वाला एक नकली ड्रैगन का प्रतिरूप बनवाते हैं और उसे बेचने के लिए राकेश वेश बदलकर चांग के पास पहुंच जाता है। चांग को धोखा देने के लिए वह नकली ड्रैगन उसे दिखाता है। चांग ये समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि सारी जो जायदाद है
जो उसके पास जमा किए हुए तिजोरी में रखे हुए रुपए हैं वह लेकर प्यारेलाल को चकमा देकर वह भाग जाए। राकेश यह बात समझ जाता है। चांग को वह अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन चांग को तो कुछ और ही चाहिए थी। उसे तो पूरी की पूरी जितनी तिजोरी में रखे हुए जो भी रकम है और वो बेशकीमती ड्रैगन एक सूटकेस में डालता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां प्यारेलाल पहुंच जाता है। राकेश वहां से जा चुका होता है। राकेश जाने के क्रम में गेट के पास रुकता है। उसे सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर नहीं मिलता। इधर चांग और प्यारेलाल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें प्यारेलाल चांग को धोखा देने की कोशिश करता हुआ देखकर उसे गोली मार देता है। यह सब राकेश को पता नहीं, लेकिन वह जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि चांग की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। प्यारेलाल बहुत ही सावधानी से पिस्तौल पर लगे अपने निशानों को मिटा देता है। इधर राकेश को लगता है कि वह फंस जाएगा, तो वह वहां से भाग खड़ा होता है। पुलिस आती है और चांग के शव को ले जाती है। जांच की जाती है तो पता चलता है कि वहां कोई और भी आया था। प्यारेलाल राकेश को चांग की हत्या के जुर्म में फंसा देता है। राकेश मारा मारा फिर रहा है। वह पुलिस के चंगुल से बचना चाहता है और खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। इसमें वह एडिना की मदद चाहता है। एडिना को जब पता चलता है तो वह अपने अंकल जो से कहती है कि राकेश ऐसा नहीं है, जरूर उसे फंसाया गया है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और एडिना से पूछती है कि वह राकेश को जानती है। एडिना बताती है कि राकेश को तो वह जानती है, लेकिन अभी वो कहाँ है यह नहीं जानती। इस पर पुलिस एडिना को पूछताछ के लिए ले जाती है। फिल्म हावड़ा ब्रिज की कहानी अभी आप सिनेमा घर कार्यक्रम में सुन रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। आप सुन रहे हैं सिनेमा घर में आज की फिल्म हावड़ा ब्रिज। कहानी आगे बढ़ती है। राकेश खुद को निर्दोष साबित करने के लिए इधर उधर छुपता फिरता है। एडिना को प्यारेलाल बताता है कि राकेश ने एडिना को किसी काम में यूज किया है। एडिना बताती है कि राकेश ऐसा नहीं है, लेकिन प्यारेलाल बहुत ही चालाकी से एडिना के दिमाग में यह बात डाल देता है कि राकेश उसे हत्या की एक खोजबीन कर रहा है, जिसमें उसका यूज कर रहा है।
एडिना राकेश से मिलती है और राकेश से पूछती है कि क्या वह ऐसा कर रहा है। राकेश बताता है कि ऐसी बात नहीं, वह एडिना से प्यार करता है। लेकिन एडिना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह बार बार कहती है कि राकेश उसे धोखा दे रहा है। राकेश भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा। एडिना राकेश से पूछती है कि आखिर क्या वजह है जो वह इतना परेशान है, वह क्या चाहता है। तो राकेश उसे अपने भाई की हत्या के बारे में बताता है। एडिना यह सुनकर दुखी होती है और कहती है कि वह राकेश का साथ देगी और उसके भाई के हत्यारों का पता लगाने में हमेशा उसके साथ रहेगी। राकेश को बहुत अच्छा लगता है कि एडिना उसे माफ कर चुकी है। वह जताता है कि वह एडिना से प्यार करता है। चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, के होए होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। लट चली हूँ पलक बाने रपट लिखवाने के दिल मेरा, बच्चे हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की। गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की। सजना ये जाने रहने दे, मुझको तू सच सच कहने दे। ओ झेल कबीले घोड़े डाल के जोड़ के दिल मेरा, रखे थे होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया।
चोरी, इतना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी? महतियाँ वाली के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंग लगे मन संगी के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। बलिया इधर राकेश पर चांद की हत्या का आरोप लगा है, जिससे वह पुलिस से छुपता फिर रहा है। इधर प्यारेलाल चांद के सारे पैसे ले लेता है और जाकर अंकल जो से कहता है कि वह अब काफी धनवान है और पैसे वाला है और एडना से शादी करना चाहता है। यह सुनकर अंकल जो खुश हो जाता है और कहता है कि वह एडना और प्यारेलाल की शादी करवा देगा। एडना यह सुनकर नाराज हो जाती है, लेकिन राकेश के साथ एडना एक प्लान बनाती है, जिसके तहत वह प्यारेलाल से कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। राकेश से वह कभी नहीं मिलेगी। राकेश को वह जब भी वह मिलेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर देगी, क्योंकि वह एक हत्यारा है। प्यारेलाल उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। तब तक वहां राकेश पहुंच जाता है। राकेश को वहां देखकर एडना प्यारेलाल से कहती है कि यह तो हत्यारा है। तो प्यारेलाल कहता है कि हाँ, चलो अब हम शादी करेंगे, और वह सारे पैसे वगैरह लेकर एडना के साथ निकल जाना चाहता है। एडना राकेश से नफरत का ढोंग रचती है और प्यारेलाल से प्यार का नाटक करती हुई दिखती है। प्यारेलाल राकेश को बताता है कि उसी ने चांग की हत्या की है। वह यह भी बताता है कि उसी ने उसके भाई मदन को मरवा डाला था और उसकी लाश को हावड़ा ब्रिज पर फेंकवा दिया था। प्यारेलाल के पास रिवॉल्वर भी है। यह सब सुनकर राकेश और प्यारेलाल के बीच मारपीट होती है। राकेश और प्यारेलाल के बीच हाथापाई हो रही होती है, तभी प्यारेलाल रिवॉल्वर चला देता है, जिसकी गोली राकेश को लग जाती है। राकेश गिर जाता है। प्यारेलाल सोचता है कि राकेश मर चुका है। वह एडना के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह चाल एडना और राकेश की है।
तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। प्यारेलाल बताता है कि कैसे वह एडना को बचाया है, कैसे उसने एडना की जान बचाई है और राकेश को पुलिस अब पकड़कर ले जा सकती है, लेकिन उसे गोली लग चुकी है। तब तक राकेश उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम तमाम हो चुका है प्यारेलाल। यह सुनकर वह चौंक जाता है। प्यारेलाल ने जो भी कहा था वह राकेश रिकॉर्ड कर चुका होता है। वह पुलिस को सुना देता है। यह सुनते ही प्यारेलाल सबको चकमा देकर भाग जाता है। उसके हाथ में वो बेशकीमती ड्रैगन भी है और चांग से लिए गए रुपए भी हैं। वह सूटकेस लेकर भागता है। भागते भागते वह हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगता है। उसका पीछा कर रहा राकेश भी उसे पकड़ना चाहता है। पुलिस भी दोनों को इतनी ऊंचाई पर देखकर हर कोई हैरान है। राकेश हर हाल में अपने विरासत की जो ड्रैगन का प्रतिरूप है वह उससे हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह हर हाल में अपने खानदान की निशानी ड्रैगन वापस लेकर आएगा और अपने भाई के हत्यारे को भी पकड़वाएगा। राकेश और प्यारेलाल के बीच फिर से मारपीट होती है। सभी यह देखकर चिंतित हैं कि अगर इतनी ऊंचाई से जो भी गिरेगा वह बच नहीं सकेगा। इधर पुलिस भी दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों हावड़ा ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। राकेश हर हाल में प्यारेलाल से वह सूटकेस हासिल करना चाहता है जिसमें ड्रैगन है। दोनों के बीच मारपीट होती है। प्यारेलाल राकेश को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस प्यारेलाल को गोली मार देती है। सूटकेस राकेश के हाथ आता है और प्यारेलाल गिरकर नीचे नदी में चला जाता है। यह सब हावड़ा ब्रिज पर होता रहता है। इस तरह से मदन के हत्या की गुत्थी सुलझ जाती है और चांद की हत्या की गुत्थी भी सुलझ जाती है। प्यारेलाल का पर्दाफाश हो जाता है और वह अपने कर्मों की सजा पाता है। श्यामू और भीखू एडना और राकेश को देखकर खुश होते हैं। इस तरह से राकेश अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है, अपने विरासत, अपने खानदान की निशानी को बचाने में भी कामयाब होता है और इस तरह से हावड़ा ब्रिज पर हुई ये कहानी जो शुरू हुई थी वह हावड़ा ब्रिज पर ही खत्म होती है।
डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। वो खेल दिखाया तूने मदहोश बनाया तूने, वो खेल दिखाया तूने मदहोश बनाया तूने, ओ जादूगर मत वाले बेचैन बनाया तूने, उन्हें दिया कैसा दिया नजरों का पैमाना, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। जब आँख मिले शर्माऊं मैं खोए खोए जाऊं, जब आँख मिले शर्माऊं मैं खोए खोए जाऊं, आँखों की कलियां कांपे जब सामने तुझको पाऊं, आँखों की कलियां कांपे जब सामने तुझको पाऊं, सुन मेरे सपनों में मिल दर्द हुआ दीवाना, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए कहते हैं कि 1957 में शक्ति सामंत की कार में दुर्घटना हो गई थी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अस्पताल में कई दिन बिताए और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए ही हावड़ा ब्रिज की कहानी को सोच लिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद शक्ति सामंत ने अपने दोस्त अशोक कुमार से इस बारे में बात की और उन्हें ये कहानी सुनाई। कहते हैं अशोक कुमार की यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी। लेकिन एक समस्या थी कि शक्ति सामंत एडिना की भूमिका के लिए किसी बेहतरीन अदाकारा को लेना चाहते थे। उन्होंने पहले नरगिस और निम्मी के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें इस किरदार एडिना के लिए अनफिट पाया। उनके मन में तब मधुबाला का ख्याल आया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मधुबाला को उनकी अदाकारी की कीमत दे सकते। उन्होंने अशोक कुमार से इस बारे में बात की, जो मधुबाला के साथ महल में काम कर चुके थे। अशोक कुमार मधुबाला के घर गए और उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई। मधुबाला को भी एडिना नाम के कैबरे डांसर की कहानी और किरदार पसंद आ गई थी। कैबरे डांसर का अभिनय उन्होंने अभी तक पहले कभी नहीं किया था। लेकिन मधुबाला को जब यह बात पता चली कि सामंत उनकी फीस के कारण उन्हें कास्ट करने में झिझक रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फीस को घटा दिया था। तो ये थी आज सिनेमा घर की कहानी हावड़ा ब्रिज की। तो अब इस कार्यक्रम सिनेमा घर से अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है